चलिए जी स्टार्ट कर रहे हैं। आज हो सकता है हमारी लास्ट क्लास हो या फिर सेकंड लास्ट क्लास। सबसे पहले पिछला रिवाइज करते हैं, क्या क्या था पीछे। क्लासेस ऑफ कंपनी से रिवाइज करना शुरू करते हैं। टोटल 5 क्लासेस होती थी कंपनीज की। सबसे पहला था ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, मेंबर में था ओपीसी कंपनी, प्राइवेट और स्मॉल और पब्लिक। ओपीसी में 1 मेंबर, प्राइवेट कंपनी में 2 से 200, पब्लिक कंपनी में 7 से अनलिमिटेड। स्मॉल कंपनी एज अ प्राइवेट कंपनी होती है। स्मॉल कंपनी कौन सी होगी? जिसकी टर्नओवर 4 करोड़ तक होनी चाहिए और पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ होनी चाहिए और टर्नओवर तक होनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल हो सकते हैं? नहीं, पब्लिक कंपनी के होते हैं। तीसरा था ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट। होल्डिंग सब्सिडरी में रिलेशन होता था मोर देन 50%, एसोसिएट में मोर देन 20% ऑफ द वोटिंग राइट्स। या फिर होल्डिंग सब्सिडरी में एक रिलेशन और भी होता था, अगर आप दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट वगैरह कर सकते हो। चौथा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल, लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड वाले में क्या होता था? लिस्टेड वाले में होता था कि अगर आपके शेयर्स किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, रिकॉग्नाइज्ड वर्ड पेपर में लिख के आना पड़ेगा। अगर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे आपके लिस्टिंग एग्रीमेंट बना हुआ है, लिस्टेड है कैपिटल मार्केट में, तो वो लिस्टेड कंपनी होगी, बाकी है अनलिस्टेड। उसके बाद अदर कंपनीज कौन कौन सी थी? गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, डोरमेंट, सेक्शन 8 कंपनी, पीएफआई और निधि कंपनीज। ये क्लास ऑफ कंपनीज खत्म होने के बाद हमारा नया टॉपिक आया था उसके बाद, मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या था? प्रमोटर। 3 तरह के लोगों को प्रमोटर बोला गया था, या तो जिन लोगों का नाम कंपनी के प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है वो, या जिनका कंट्रोल है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरी कंपनी के डिसीजन मेकिंग में, या तीसरा जिसकी एडवाइस पे दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकस्टम्ड होते हैं, काम करते हैं। जशन जी थोड़ा सा एक्टिव। हाँ, उसके बाद फॉर्मेशन। फॉर्मेशन करने के लिए तो वही है, प्राइवेट कंपनी है तो 2 बंदे लगेंगे, पब्लिक कंपनी है तो 7 बंदे लगेंगे ही लगेंगे। उसके बाद इसके स्टेप्स थे कि कैसे इनकॉर्पोरेशन होती है। टोटल आपके पास याद है इसके कितने स्टेप्स थे? 7। सबसे पहला हमारे पास स्टेप्स था फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन जो आपको फाइल करनी है, जिसमें सारा एड्रेस, मेमोरेंडम, सिग्नेचर, एक ऑथराइज्ड पर्सन, सीए, एडवोकेट या अकाउंटेंट कोई ऐसा होना चाहिए। पिछले 5 साल से कोई भी फ्रॉड या वो नहीं होना चाहिए, मिसफिजेंस। सेकंड नंबर पे फिर कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देती है। सेकंड नंबर पे कंपनी रजिस्ट्रार जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, उनको सिन अलॉट कर दिया जाएगा। फिर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे, ब्रांचेस पे नहीं। अगर कंपनी की ब्रांचेस या छोटे छोटे ऑफिस कहीं और पे भी हैं, वहां पे नहीं, आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक वर्ड दिखेगा, या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे या ऑथराइज्ड हेड ऑफिस पे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है तो पनिशमेंट लगेगी सेक्शन 447 में। अगर कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है लेकिन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कोई गलत काम, मतलब बाद में पता चला कि इन्होंने गलत इंफॉर्मेशन फाइल की थी, तब भी सेक्शन 447 लगेगा। किसके ऊपर? या तो कंपनी डायरेक्ट प्रमोटर्स के ऊपर, या जो उनके प्रोस्पेक्टस वगैरह में एज अ फर्स्ट डायरेक्टर रजिस्टर थे। फर्स्ट डायरेक्टर होना मैंडेटरी होता है किसी भी कंपनी में, ताकि उसको हम लाइबल ठहरा सकें। और उसके बाद था कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का ऑर्डर। अगर उनको कुछ लग रहा है कि कुछ भी कंपनी ने गलत किया है, फ्रॉडुलेंट किया है, तो जो उनको सही लग रहा है वो करेगा ट्राइब्यूनल। कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी को अनलिमिटेड में कन्वर्ट कर सकता है, कंपनी का नाम, ठीक है, रजिस्टर में से रिमूव कर सकता है, कंपनी को वाइंडिंग अप के आदेश तक भी दे सकता है। और लास्ट था सच ऑर्डर एज इट मे डीम फिट। तो ये ट्राइब्यूनल के ऑर्डर पहले ही लिख लो, ए से लेके ई तक, ये जो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स हैं, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं ऑर्डर्स ऑफ ट्राइब्यूनल। यहाँ पे जो ए से लेके ई तक पॉइंट है ना, इधर लिखेंगे हम ऑर्डर्स ऑफ ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल मतलब कि एनसीएलटी, कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है। 5 है, ठीक है। और इसको याद रखना है, एक बार फिर से याद करते हैं क्या क्या है। सबसे पहला है कि कंपनी के ऊपर, मेंबर के ऊपर, डायरेक्टर के, क्राइटर के ऊपर उनका मतलब इंटरेस्ट बना रहे, तो कुछ भी ऑर्डर वो दे सकता है। पहला ऑर्डर मेनली तो ये था कि कंपनी में अगर कुछ भी उसको चेंज करना है वो। दूसरा था कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी को अनलिमिटेड में कन्वर्ट कर सकता है।
कंपनी का नाम रजिस्टर में से रिमूव कर सकता है, कंपनी को वाइंडिंग अप के आदेश दे सकते हैं या सच ऑर्डर, ठीक है। लेकिन उससे पहले कोई भी ऑर्डर देने से पहले प्रोवाइडेड है, यानी कि उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, OBH, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, और सारी ट्रांजैक्शन को कंसीडर किया जाएगा कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं ये सारे ऑर्डर देने से पहले। फिर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमने पढ़ लिया था, सारे वही पॉइंट थे। फीचर ऑफ कंपनी वाले कि सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पे काम करेगी, परपेचुअल सक्सेशन मिल जाएगी, ये सब चीजें थी। फिर था इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, जैसे आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाया होगा वो कंपनी के ऊपर बाउंड हो जाएगा, कंपनी के मेंबर के ऊपर बाउंड हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे सही मायने में मेमोरेंडम्स क्या होते हैं। अब आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। ऑथराइज्ड, इश्यूड, कॉल्ड अप, पेड अप। ऑथराइज मतलब मैक्सिमम शेयर कैपिटल, इश्यूड मतलब जितनी आउट ऑफ ऑथराइज कंपनी ने इश्यू किया लोगों को कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर उसके बाद सब्सक्राइब्ड या फिर कॉल्ड अप कैपिटल आ जाता है, ठीक है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल जितनी कंपनी ने मंगवाई है और सामने वाले ने अगर पे कर दिया, जितना पे कर दिया वो सब्सक्राइब्ड हो गया। कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने कितना मंगाया, पेड अप मतलब लोगों ने कितना दिया है, ठीक है जी। अब आ रहे हैं नई चीजों पे, शेयर्स। अब आप लोगों को लग रहा होगा शेयर्स वाला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना क्लास +2 में। दो तरह के शेयर्स होते थे, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर वालों को 2-3 अलग से राइट होते थे, इक्विटी वालों को, प्रेफरेंस शेयर वालों को राइट मिलते हैं, इक्विटी वालों को वो वाले राइट नहीं मिलते लेकिन उनको वोटिंग पावर मिलती है। सबसे पहले हम अगले पेज पे आ जाते हैं, शेयर्स के टाइप। पहले शेयर्स कैपिटल की ये देखो, आप अगला चार्ट देखो, शेयर कैपिटल क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या देखते हैं इधर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के भी हम दो वो पॉइंट बना देते हैं। एक तो इनको राइट ऑफ डिविडेंड, राइट ऑफ फिक्स्ड परसेंटेज डिविडेंड, इनका डिविडेंड फिक्स है और वो भी किससे पहले मिलेगा, वो भी इनको मिलेगा इक्विटी वालों से पहले, ठीक है। और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल बिफोर इक्विटी, बिफोर इक्विटी शेयर कैपिटल। मेनली ये वाले दो राइट जो मिलते हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, या एक तो उनको डिविडेंड भी पहले मिलेगा और फिक्स्ड रेट पे मिलेगा, ठीक है। पहले मैं काम की चीजें बता देता हूं ये वाली, उसके बाद बीच में थ्योरी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब मैंने बता दिया, जिनको दो तरह के प्रेफरेंस राइट्स मिलेंगे। प्रेफरेंस राइट मतलब इक्विटी शेयर वालों से पहले, एक तो उनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। तुम्हें पता है डिविडेंड कैसे कैलकुलेट होता है, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या होता होगा, कोई गैस करना। परसेंटेज जो है देनी है, हमने परसेंटेज मान ली सबसे इजी 10%। 10% किसका, प्रॉफिट का, ठीक है। मैं आपके सामने कुछ डाटा रखता हूं, फिर आप मुझे उस पे मतलब बताना कैसे हो सकता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है किसी कंपनी की, किसी कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, किसी कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, समझ लो 50 लाख शेयर्स हैं, ठीक है जी। 50 लाख शेयर्स हैं, 5 रुपए का एक है। मैं जान के आज डाटा चेंज कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा तो चीजें चेंज करें ना, 10 रुपए से उठा के, कहीं पे 10% रख देंगे कहीं पे नहीं। तो मुझे बताओ टोटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी आएगी, 2.5 करोड़। क्या मैं इसको 250 लाख लिख सकता हूं, आप इसको अंडरस्टैंड कर लोगे अब सीए में। 50 इंटू 5 250 लाख, आप इसको 2.5 CR भी बोल देते हो, ठीक है जी। ये कंपनी की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। अब ध्यान देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। कंपनी के पास इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 CR शेयर्स हैं, 2 CR शेयर, 2 रुपए का एक है। जान जान के अब ऐसे डाटा लिख रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपका माइंड सेट होना शुरू हुए कि जिंदगी में हमेशा 10 रुपए 100 रुपए नहीं होंगे, 2 रुपए 10 रुपए 20 रुपए कुछ भी होता है, ठीक। ज्यादातर कंपनियों के जो शेयर की फेस वैल्यू होती है ना, नॉमिनल वैल्यू, वो 1 रुपए या 2 रुपए होती है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल बताओ जी टोटल कितनी है, 4 करोड़। टोटल शेयर कैपिटल कितनी है, टोटल शेयर कैपिटल 6.5 करोड़ है, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। कंपनी का जो प्रॉफिट है, हम ग्रोस प्रॉफिट की कभी बात नहीं करते, नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, वो भी आफ्टर टैक्स। इसको क्लास +2 में 4-5 चैप्टर में हम क्या बोलते थे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को, PAT, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी के पास जो पैट है, ठीक है जी, और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है ना, 50 लाख शेयर्स, 10% 50 लाख शेयर्स है, याद है जैसे डिबेंचर का इंटरेस्ट रेट होता था, ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर का रेट है ये, ठीक है जी। कंपनी के पास 30 लाख रुपए का प्रॉफिट है पूरे साल का,
ठीक है जी। अब मेरे को यहीं से आपके सामने, ठीक है, ये डेटा आप लोग लिख भी लेना, यहीं से आपको सही मायने में क्लैरिटी होगी, क्योंकि जब अभी हम वो करेंगे ना अकाउंट्स की क्लासेस में भी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का एक अलग चैप्टर है, रिडम्पशन एंड इशूड, वहां पे ये टॉपिक समझ में आना बड़ा जरूरी है। मुझे बताओ, सबसे पहले आप डिविडेंड किसको देंगे? नंबर 1 पे प्रेफरेंस डिविडेंड। अब बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड क्या निकलेगा? आपके सामने डेटा है, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 250 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल है 400 लाख, 4 करोड़। कंपनी ने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया 30 लाख। आपको कक्षा 12वीं में आपके टीचर ने बताया था इक्विटी शेयर्स आर मोर रिस्की, प्रेफरेंस शेयर्स आर लेस रिस्की। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स राइट टू टाइप ऑफ एंजॉय टू टाइप ऑफ राइट्स, जिसमें पहला मिलता है डिविडेंड। तो अब बारी आ गई डिविडेंड देने की। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन, जो कंपनी पूरे साल में कमाएगी आपस में बांट लेगी। आपस में कौन? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कौन? दो, इक्विटी और प्रेफरेंस। पहले किसको मिलेगा? तो आपको सारा जिगजैग समझ में आ गया। अब बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड हाउ मच? 25 लाख। कैसे निकाला? एक आंसर आ रहा है 250 लाख का 10%, दूसरा आंसर किसी ने बोला 3 लाख यानी कि 30 लाख का 10%। लगाओ दिमाग, क्या हो सकता है? 30 लाख का 10%। 30 लाख का 10 इक्विटी डिविडेंड कैसे हो सकता है ना? अपन तो प्रेफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रेफरेंस पूछ रहे हैं ना पहले। बोलो जी। 30 लाख का 10% मतलब जितना प्रॉफिट कमाया उसका 10%। ठीक है, वो क्या बनेगा मेरा? प्रेफरेंस डिविडेंड, जो कि गलत है। अब सुनो ध्यान से, एक चीज समझो, अगर आप सिर्फ आंसर दोगे ना, सीए में बात नहीं बनेगी। दिस इज नॉट योर +2। अब समझो थोड़ा सा, एक बार के लिए सोचो, क्या हमने क्लास +1 +2 और सीए में ये सीखा है बिजनेस एक सेपरेट लीगल एंटिटी है? बोलो यस और नो। सीखा हुआ है। यानी कि जब क्लास +2 में मैं आप लोगों को एक टॉपिक सिखाता था, ये बिजनेस का ओनर या पार्टनर है, ये बिजनेस है, ऐसे हम सीखते थे। ओनर बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करता है? कैपिटल। बदले में इसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता था। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कैपिटल को मैं पिछले 2 साल से 3 साल से +1 +2 को रेडी करता हूं, आपको रेडी कर रहा हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कैपिटल कैपिटल कुछ नहीं होता भाई साहब, ये तो कर्जा है। कौन उधार दे रहा है किसको? बिजनेस को। तो जितने का उधार होता है, याद है +2 का पहला गुरु मंत्र मेरा क्या था? पहले चैप्टर का फंडामेंटल का, जितना पैसा जितने समय के लिए, जितना पैसा जितने टाइम के लिए उधार दिया उस पर ब्याज लगेगा। यहां पे मुझे बताओ, जो उधारी दी गई है, अब हम इसको ओनर की जगह, आज मैं इसका नाम चेंज कर देता हूं। ठीक है, आज मैं इसको बोलूंगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। क्या मैं इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल सकता हूं? क्या नंबर 1 पे इन्होंने कंपनी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लगाई है? नाम को छोड़ दें, प्रेफरेंस प्रोफरेंस, कैपिटल के भी छोड़ दें, कर्जा दिया है ना, पैसा लगाया है। कंपनी पैसे 30,000 कमाए, 2 लाख कमाए, 3 लाख कमाए, हमें सामने वाले के प्रॉफिट के ऊपर मुझे क्या कहते हैं, हिस्सा मिलता होता है कि मुझे मेरी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। जितना मैंने इंटरेस्ट, जितना मैंने कर्जा दिया, उधार दिया, उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट मांगूंगा ना। सोच के देखो, अगर इसने कैपिटल एक रुपए की लगाई होती, 100 रुपए की लगाई होती, आप इसको 30 लाख का 10% दे देते कि जितना प्रॉफिट है। नहीं, जो बंदा जितनी कैपिटल लगाता है ना, ठीक है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। चाहे अब आप क्लास +2 में इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलते थे, सीए में आके थोड़ा बड़े हो गए तो पार्टनरशिप फर्म की नहीं सोच रहे, हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, कंपनी पे लेवल पे सोचेंगे, लेकिन अपने रूट्स नहीं भूलने, +2 वाली फाउंडेशन नहीं भूलनी। जितना पैसा उधार दिया है उसके ऊपर लगेगा। तो मुझे बताओ, पैसा जो है मैंने प्रॉफिट उधार दिया 30 लाख का, या कैपिटल उधार दी थी? कैपिटल उधार दी थी, बदले में लास्ट में प्रॉफिट मिल रहा है, तो काइंड ऑफ इंटरेस्ट की जैसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट होता तो ये चार्ज होता, कंपलसरी पेमेंट, P&L वाली आइटम। ये P&L वाली नहीं है, ये P&L एप्रोप्रिएशन वाली आइटम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल काइंड की आइटम। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, आज हम इस नाम को हटा देते हैं। कॉन्सेप्ट फाउंडेशन रूट +2 वाली है, पर चीजें तो बिल्ड करनी पड़ेगी ना। पार्टनरशिप हटा के कंपनी है, शेयर होल्डर है, क्या शेयर होल्डर वाली चीजें चार्ज होती हैं? तुम लोगों में से आधे जनों को याद होएगा, महीना हो गया ना पेपर खत्म हुए, चार्ज और एप्रोप्रिएशन में वर्ड याद है क्या होता था डिफरेंस?
चार्ज होता था जो P&L अकाउंट में आती थी, जो कंपलसरी पेमेंट होती थी, जैसे इंटरेस्ट वाली चीजें जो ओनर को देते थे, पार्टनर्स को, वो होती थी P&L एप्रोप्रिएशन होती थी। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे, डिविडेंड दे रहे हैं, पर प्रॉफिट तो बांट रहे हैं। प्रॉफिट कितना बांटेंगे? जितनी तुमने कैपिटल लगाई उसका 10%। तो आज हम सीखेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रॉफिट में से दिया जाता है पर प्रॉफिट का नहीं दिया जाता। बोलोगे ये वाली लाइन, प्रेफरेंस डिविडेंड प्रॉफिट में से दिया जाएगा पर प्रॉफिट का नहीं दिया जाएगा। प्रॉफिट में से, और किसका दिया जाएगा? उनकी कैपिटल का परसेंटेज दिया जाएगा, प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं। तो मुझे बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड की कैलकुलेशन कितनी बनेगी? अब बता सकते हो? 250 लाख का 10%, 25 लाख। इसके साथ में मैं आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख देता हूं, आउट ऑफ 30 लाख। क्लास +2 में भी यही करते थे, P&L एप्रोप्रिएशन में बाय नेट प्रॉफिट लिखते थे। नेट प्रॉफिट पड़ा होता था मेरे पास 30 लाख, उसमें से देते थे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 सैलरी, 2 कमीशन, 2 रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट के ऊपर अधिकार किसका होता था क्लास +2 में? बाकी पार्टनर्स का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में यहां पे ओनर पार्टनर्स हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं? इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस वालों को दे दिया उनका हिस्सा, अब किसको देंगे? इक्विटी डिविडेंड। लड़के लोग लिख ही नहीं रहे। ए भाई साहब, नोटिंग करनी है तो चाहे अब लास्ट में नोटिंग करना, अब नहीं मैं टाइम दूंगा और, ठीक है? इसको नोट करके जाना है, तभी चीजें याद रहेंगी, क्योंकि +1 लो अकाउंट्स में इसका चैप्टर भी आने वाला है। हम बार बार गलती यही करेंगे जब केस स्टडी आएगी ना, जान जान के केस स्टडी ऐसे दी जाएगी, आपको ये लगेगा कि प्रॉफिट का निकालना है। नहीं, निकालना कैपिटल का है, देना प्रॉफिट में से है। बोलना एक बार, निकालना कैपिटल का है, देना प्रॉफिट में से है। एक बार फिर से, निकालना कैपिटल का है, देना प्रॉफिट में से है। इक्विटी डिविडेंड के लिए याद है आपके टीचर सिखाते थे, जितना बच गया रिमेनिंग प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना? दैट इज 5 लाख। यही सिखाया था आपको क्लास +1 में, टीचर ने सिखाया था बिजनेस स्टडी के, जितना बच गया सारा इक्विटी वालों को, चाहे ज्यादा बचे चाहे कम। सर अगर इसी केस में बिजनेस का प्रॉफिट, अलग अलग केस स्टडीज बना रहा हूं, अलग अलग केस स्टडी बना रहा हूं, आंसर दो, लिखने से पहले आंसर दो मुझे। इसी क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 लाख, सोल्व करो क्वेश्चन। 20 लाख। पहले देखो प्रेफरेंस वालों का बनता कितना है? 20 लाख है, तो सारा का सारा दे देंगे, ठीक है? इक्विटी वालों के लिए बताओ 0। क्या ये बात समझ में आती है? इजी था या मुश्किल था? अब बात करो प्रेफरेंस वालों को कितना कम दिया है। तो अगर क्लास +2 में आपके टीचर ने बताया था, मैंने भी बताया था, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टाइप ऑफ डिबेंचर याद करके जाना, पेपर में आता है। उसमें एक वर्ड होता था क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, और तो अगर ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हुए तो जो इनका 5 लाख बच गया, अगले साल इनको 30 लाख मिलेगा, याद आता है? और अगर ये नॉन क्यूमुलेटिव हुए तो जो 5 लाख इस साल कम मिला है भूल जाओ। ओके है, बड़ा इजी है। तीसरा केस, अगर हमारे पास प्रॉफिट है 60 लाख का, इक्विटी वालों को कितना मिलेगा? गलत है, मैंने इक्विटी पूछा है। 35 लाख प्रेफरेंस वालों को फिक्स है, ठीक है? अगर 60 लाख है तो पहला 25 लाख किसको मिलेगा? फर्स्ट 25 लाख, जल्दी बोलो, थोड़ा जोश दिखाओ। प्रेफरेंस बचा हुआ, यानी कि इक्विटी वालों के लिए कम बचा कम, नहीं बचा 0, ज्यादा बचा ज्यादा। फिर इसके बाद एक और आते थे टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर में, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स या वो। अब जैसे 35 लाख बच गया, इक्विटी वालों को अभी हमने सिर्फ 25 लाख ही बांटा है, 10 लाख और बच गया, तो उसमें से भी हो सकता है थोड़ा थोड़ा तुपका उनको दे दे। दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलने के बाद सरप्लस प्रॉफिट में से, बचे हुए प्रॉफिट में से, इक्विटी को देने के बाद भी फिर भी कंपनी के पास है, कहते चल इनको भी बांट देते हैं। चीज समझ में आती है प्रेफरेंस वाली? चलो जी, अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। यहां पे आपको मिलेगा, यहां पे आपको मिलेगा इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगले पेज पे आओ, सेक्शन 43, सेक्शन 43। ये आपको इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के मीनिंग मिल जाएंगे। मिल गया पेज? ठीक है, ये ऊपर वाले दो मीनिंग ऐसे ही हैं, ठीक है? मेनली क्या है? प्रेफरेंशियल राइट किसके मिलेंगे? प्रेफरेंस ऑफ डिविडेंड के, फिक्स्ड अमाउंट या फिर फिक्स्ड कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड रेट। क्या दो चीजें हैं, क्या आपको इनमें फर्क नजर आता है? +2 में हमें फर्क नजर आने का वो चश्मा पहनाना ही नहीं पड़ता था, लेकिन सीए में वो चश्मा पहनना पड़ेगा। फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, बोलो क्या इन दोनों में फर्क है कि सेम चीज होती है? बोलो क्या फर्क है अगर किसी को लगता है। फिक्स्ड अमाउंट आपने बांध ली भाई साहब, हर साल 20 लाख या 5,000 जो है दे देंगे। रेट का मतलब परसेंटेज फिक्स्ड है,
जितना प्रॉफिट ज्यादा होएगा फिर अमाउंट ज्यादा निकलेगी। तो या तो हम अमाउंट भी फिक्स बांध सकते हैं प्रेफरेंस वालों की, या फिर रेट भी। आज तक हमने हमेशा रेट सीखा था, अमाउंट हमने आज पहली बार सीखा है, नंबर 1, और फिक्स रेट नंबर 2। कंपनी की मर्जी है, ठीक है। विच में इधर भी फ्री ऑफ और सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, हो सकता है उनके ऊपर टैक्स लगे, हो सकता है ना लगे। अगर कंपनी ने पहले टैक्स भर दिया तो नहीं लगेगा। आजकल उन्होंने रूल खत्म कर दिया है, कहते हैं वो कंपनी की इनकम है, शेयर होल्डर की इनकम है। कंपनी देखो इसमें क्या करती है, ध्यान से देखो कंपनी, वैसे क्या टैक्स का पॉइंट है, मेरे को क्यों बताना चाहिए। अच्छा ये 30 लाख बताना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, 30 लाख सामने जल्दी से बोलो, टैक्स भर चुके हैं कि नहीं भर चुके। अच्छा प्रेफरेंस डिविडेंड वालों को कितने की कमाई हुई है इस केस में, ठीक है। तो पहले जमाने में कई साल चलता रह गया कि ये 25 लाख ना शेयर होल्डर के हाथों में टैक्स नहीं लगता था। बाद में कुछ साल पहले अब उसको चेंज कर दिया, कहते आप ही कहते हो ना सेपरेट लीगल एंटिटी। जो 25-30 लाख के ऊपर टैक्स लगा था पहले, वो तो कंपनी को लगा। कंपनी में से इनकम किसको मिली, शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर के हाथों में भी टैक्स लगेगा, है गलत है, टू बी वेरी फ्रैंक। सोच के देखो 30 लाख कौन से हैं जहां पे मैं टैक्स भर के आया हूं, टैक्स भर के आया हूं ना, हाँ 2 बार टैक्स लग गया, 30 लाख के ऊपर मैं टैक्स भर के आया हूं, तो शेयर होल्डर के हाथों में वो टैक्स नहीं होना चाहिए ना। खैर इनकम टैक्स में पढ़ोगे सीए इंटर में, मजा आएगा। चलो जी आगे, ये वाले अपने आप पढ़ लेना। अब पहले पेज पे दोबारा से आ जाओ, शेयर्स क्या होते हैं, कुछ कुछ खतरनाक चीजें आएंगी। अब कह रहे हैं शेयर्स का सेक्शन याद नहीं करना, ठीक है। टर्म शेयर कैपिटल, पहला अंडरलाइन वर्ड करो, इंक्लूड द स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है कई बार ना कंपनी कुछ शेयर्स का ग्रुप बना देती है कि कम से कम 40 शेयर लेने पड़ेंगे, काइंड ऑफ स्टॉक, ठीक है, ग्रुप बना दिया। अ शेयर does represent such a proportion in the of the interest of shareholder, दूसरा अंडरलाइन करो, इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर एज द अमाउंट पेड अप। शेयर्स का सिंपल मतलब पैसा नहीं होता, शेयर का सिंपल मतलब होता है कंपनी में या कहीं पे उनका शेयर होल्डर का एक इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, जो किसको मतलब रिप्रेजेंट करता है कि टोटल कैपिटल टू द कंपनी को। इट इज अ मेजर ऑफ इंटरेस्ट इन द कंपनीज एसेट टू विच अ पर्सन होल्डिंग अ शेयर इज एंटाइटल्ड। आगे पढ़ते हैं, शेयर इज एन इंटरेस्ट इन द कंपनी, मेरे पास कंपनी में इंटरेस्ट है। अ शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी, इंटरेस्ट मेजर्ड बाय द सम ऑफ मनी मेड अप वेरियस राइट्स। अगला ये वाले दो जो मैंने अभी सेकंड पैराग्राफ में अंडरलाइन किया ना, इन दो वर्ड का मीनिंग जनरेट करना। शेयर इज अ इंटरेस्ट इन द कंपनी, शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी। कह रहे हैं जो आपने शेयर खरीदे ना, पैसे दे के खरीदे जो है, हम उस शेयर को एज अ मनी नहीं देखते, पैसा नहीं देखते। हाँ आप उसको बेच के पैसा कमा जरूर सकते हो, किसी दूसरे को बेच दो पैसा आ जाएगा, पर अल्टीमेटली लॉ की लैंग्वेज में शेयर का मतलब है आपका कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, ठीक। अगले पेज पे आओ, यू शुड नोट दैट शेयर होल्डर्स आर नोट इन द आइज ऑफ लॉ पार्ट ओनर ऑफ अंडरटेकिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर केस स्टडी एक्सपेक्टेड है, ये वाली लाइन के ऊपर सिर्फ केस स्टडी इंपॉर्टेंट ऑन दिस लाइन, केस स्टडी इंपॉर्टेंट ऑन दिस लाइन। मैं चाहता हूं अगर केस स्टडी इंपॉर्टेंट है इस लाइन पे, तो इसका मीनिंग खुद एक बार के लिए निकालो अपने आप, यू शुड नोट से। अगर थोड़ा और अच्छे से समझना चाहते हो तो उसकी अगली लाइन पढ़ लेना, वहां से 90% तो क्लैरिटी मिल जाएगी, 10% फिर भी मैं छोड़ रहा हूं। गिरीश या निकुंज आप दोनों में से बताना है, आइए लाइन समझ। गिरीश, निकुंज, जसनूर, पलक है तो, लेकिन अपने को तो एक्सप्लेन करना है सिंपल मीनिंग में, या कैसे देखो बात समझ में आती है। क्या फीलिंग्स जुड़ रही है या फीलिंग्स भी नहीं जुड़ रही, कोई और किसी को भी अब। You should note that shareholders are not in the eyes of law part owner of the undertaking। अंडरटेकिंग का मतलब लिखो कंपनी या कंपनीज एसेट, लिखो अंडरटेकिंग का मतलब ना एरो डाल के ऊपर लिख दो कंपनी और कंपनीज एसेट।
देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन में वैसे तो खत्म करने का ट्राई किया है, ऊपर मैंने एक ही शब्द लिखा है, शेयर होल्डर इज नॉट इक्वल टू ओनर ऑफ द एसेट, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। सुनो ध्यान से क्या है, यू शुड नोट दैट, मेरे साथ साथ एक बार के लिए लाइन पे ध्यान दो, यू शुड नोट दैट शेयर होल्डर्स आर नोट, शेयर होल्डर नहीं है, इन द आइज ऑफ लॉ पार्ट ओनर्स ऑफ अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग मतलब कंपनी की एसेट का वो ओनर नहीं है भाई साहब, उन्होंने कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं, हमने मान लिया वो कंपनी के ओनर्स तो बन रहे हैं, ठीक है, पर कंपनी तो एक अलग पर्सन है, कंपनी अगर अलग पर्सन है, जो एसेट्स होती हैं प्लांट मशीनरी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉमन सील वो किसके नाम पे चलती है, कंपनी के नाम पे, तो जो एसेट्स होंगी वो कंपनी के नाम पे कहलाएंगी, शेयर होल्डर तो अपने शेयर किसी और को बेच देते हैं, मैंने तुम्हें एग्जांपल दी थी, बोर्ड का फाउंडर अमन गुप्ता और दूसरा निखिल, क्या नाम था, चलो जो भी है, बोर्ड का फाउंडर अमन गुप्ता, उसने अपने पद से रिजाइन कर दिया था, शेयर होल्डर तो वो है, पर उसने काफी शेयर्स आगे कहीं और बेच दिए, जब आईपीओ लगने वाला होता है ना, आईपीओ में शेयर जो ये अमन गुप्ता के पास है, अशनीर ग्रोवर के पास है, ये अपने ही शेयर बेचते हैं, 2 रुपए वाला 2-2 हजार में, करोड़ शेयर होता है, 1-1 करोड़ के शेयर के ऊपर इतना प्रॉफिट। अब ध्यान से पढ़ो, यू शुड नोट दैट शेयर होल्डर आर नोट इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नजरों में, इन द आइज ऑफ लॉ कानून की नजरों में, नोट के साथ लिंक करना है आपने, नोट या तो इन द आइज ऑफ लॉ बाद में भी लिख सकते थे अगर थोड़ा सा इजी करते हैं ना, कि शेयर होल्डर आर नोट द पार्ट ओनर ऑफ अंडरटेकिंग इन द आइज ऑफ लॉ, कि वो कंपनी की एसेट के मालिक नहीं है, ये इसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी, मेरे पास विप्रो के शेयर्स हैं, मेरे पापा के पास इंडियन ओवरसीज बैंक के शेयर हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पापा बैंक में जाए मैनेजर को कहें हट भाई ओनर तो मैं हूं, आप कंपनी के ओनर हो, सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी है, कंपनी के बिहाफ पे जो ऑफिसर डायरेक्टर मैनेजर काम कर रहे हैं उनको नहीं कुछ कह सकते, कंपनी की एसेट्स को कंप्यूटर को घर लेके नहीं जा सकते। आगे, द अंडरटेकिंग यानी कंपनी जो है इज समवेयर समवट डिफरेंट फ्रॉम द टोटलिटी इन द शेयर होल्डर, कंपनी अलग है शेयर होल्डर अलग है, आप कंपनी के मालिक हो ना कि उसकी अंडरटेकिंग के, कंपनी में अगर कुछ डैमेज होता है या कुछ है, ठीक है, आप अपने राइट जो आपको मेमोरेंडम में राइट मिले हुए हैं उसको एक्सरसाइज कर सकते हो, कंपनी की एसेट्स के ऊपर डायरेक्टली राइट नहीं आपको मिलेंगे, द राइट एंड ऑब्लिगेशन अटैचिंग टू अ शेयर्स, आप शेयर खरीद रहे हो कुछ राइट मिलेंगे ना ओनरशिप के, आर दोज प्रिस्क्राइब्ड बाय एमओए एंड एओए, यानी कि शेयर होल्डर को राइट मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जो एमओए और एओए में एज अ शेयर होल्डर वाले हैं वो, कंपनी की एसेट के ऊपर राइट नहीं मिलेंगे, लिखो ऊपर यहां पे, कंपनी के शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर राइट्स तो मिलेंगे लेकिन कंपनी की एसेट्स के ऊपर राइट नहीं मिलेंगे, ऐसा लिखो, कंपनी के शेयर होल्डर्स को एमओए एओए के अकॉर्डिंग, एमओए एओए के अकॉर्डिंग कुछ ओनरशिप राइट्स तो मिलेंगे, कुछ ओनरशिप राइट्स तो मिलेंगे, बट कंपनी की एसेट्स ओब्लिग अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग अब समझ गए ना, जो कंपनी की प्रॉपर्टियां हैं, कंपनी खुद भी हो सकती है अंडरटेकिंग, ठीक है, बट कंपनी की एसेट्स या अंडरटेकिंग पर डायरेक्ट राइट्स नहीं मिलेंगे, बात वही निकल के आ जाती है एज पर द सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि कंपनी की एसेट्स के ऊपर राइट कंपनी के होंगे शेयर होल्डर के नहीं, ये लाइन याद रह जाएगी नहीं तो लिख लेना, कंपनी की एसेट्स के ऊपर राइट कंपनी के होंगे ना कि शेयर होल्डर के। It must however be remembered that a shareholder has not only contractual right against the company but also certain other rights, कई कंपनियों को कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मिलते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मतलब जो आपने शेयर्स खरीदे, आपने शेयर्स कंपनी के खरीदे उसको बोलते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, दूसरा कुछ अदर राइट्स वो कंपनी एक्ट बता देगा, ठीक, शेयर कैपिटल आती है कौन कौन सी, इक्विटी प्रेफरेंस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पढ़ के आ गए, इक्विटी शेयर कैपिटल में बोला कि इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या बेनिफिट मिलेगा प्रेफरेंस वालों से, उनको वोटिंग राइट मिलते हैं, वोटिंग राइट अलग अलग तरीके के होते हैं, पहले है यूनिफॉर्म वोटिंग राइट, एक होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट। एक मूवी आई थी, हम अपने स्टूडेंट्स को दिखाने गए थे 2 साल पहले, कुछ बच्चे चले थे कुछ नहीं, मूवी का नाम था सलार, एक्टर का नाम था प्रभास,
मैंने अपनी लाइफ में इतनी टेक्निकल मूवी नहीं देखी, हम आपस में याद कर रहे थे भाई ये तू याद रखियो, ये तू याद रखियो। मतलब ये ऐसी मूवी थी हमें नोट्स बनाने की जरूरत थी तभी मूवी समझ आती। पहली बार में तो आधी मूवी नहीं समझ में आती, इतनी टेक्निकल मूवी थी। सर उसका इस टॉपिक से क्या लेना देना है? हमारा टॉपिक क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल विद यूनिफॉर्म राइट और विद प्रेफरेंशियल राइट। वहां पे उस मूवी में हमारा कंपनीज एक्ट चलता है। आप वो मूवीज देखना, मूवी में स्टार्टिंग में कुछ कुछ वोटिंग होती है। वोटिंग का मतलब है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं काइंड ऑफ। जैसे ही वो वोटिंग होती है तो उनको वोटिंग राइट मिलते हैं। अब जैसे एक एम्प्लॉई है, मैं जान के अभी एम्प्लॉय बोल रहा हूं, जो वो एक वोट करेगा इज इक्वल टू 1 वोट। बिल्कुल ठीक है जी। यार हम वोट देने जाते हैं, जब तुम वोट डालते हो बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस सरकार को, एबीसीडी को, आपका एक बंदे का एक वोट काउंट होता है कि 10 वोट काउंट होते हैं? ठीक है, एक वोट काउंट होता है। पर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले कई हो सकते हैं। कभी कभी एक एम्प्लॉय ना बोलता, चलो मैं एक शेयर होल्डर बोल देता हूं, कभी कभी डिफरेंशियल वोटिंग राइट होते हैं। उस मूवी में क्या था, उस मूवी में ना एक कड़ा होता था, ठीक? अगर जिसके पास वो कड़ा है उसके 5 पता नहीं वो 10 वोट माने जाते हैं। अगर आप मूवी देखोगे ना, लास्ट में वोटिंग ना बराबर हो जाती है। जब वो एजेंडा चल रहा होता है ना मीटिंग का उनका, तो वो बराबर हो जाती है। फिर एक ही बंदा रह जाता है, उसका जो वोट है, ठीक है, पता नहीं वो जीत रहे होते हैं, ऐसा कुछ होता है। जैसे इसको 13 वोट मिल गए, इसको 9 वोट मिल गए, अब एक बंदे का वोट रह गया। पर वो जो वोट है उसके पास एक कड़ा होता था, अगर वो जिस तरफ वोट डालेगा उसका वोट एक नहीं काउंट किया जाएगा, 5 काउंट किया जाएगा। तो अगर एक बंदे को 9 वोट मिले हुए हैं, दूसरे को 13, अगर वो इधर वोट डाल देता तो 18 हो जाते, अगर इधर वोट डाल देगा तो यहाँ पे 13, उसने वोट यहाँ पे डाला तो 14 हो गए। समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड वोटिंग राइट विद डिफरेंशियल पावर्स या डिफरेंशियल वोटिंग राइट। कभी कभी कंपनी में एक शेयर होल्डर को या एक शेयर के बदले में एक वोटिंग राइट नहीं होता, डिफरेंट वोटिंग राइट होते हैं कि आपका जो वोट है वो एक नहीं 2 काउंट किया जाएगा, 5 काउंट किया जाएगा। या फिर जो आपको डिविडेंड दिया जाएगा, वैसे तो नॉर्मली डिविडेंड दिया जाता है 1% या 10%। अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले हैं तो चलो हम तुम्हें 4% एक्स्ट्रा देंगे अगर आपने इस काइंड के लिए। मतलब जब कंपनी को मजबूरी लगती होती है ना या कुछ ऐसे होती है तो कंपनी स्कीम में डालना शुरू कर देती है। पर ये वाले जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले ऐसी चीजें होती हैं वो मार्केट में ज्यादा डिमांड में नहीं होती। मतलब सारी चीजें जो अभी मैंने बताई हैं उसको एज एन एग्जांपल समझो, ठीक? पढ़ते हैं क्या है। सबसे पहला शेयर्स क्या है? यूनिफॉर्म वोटिंग राइट। यूनिफॉर्म वोटिंग राइट मतलब हर बंदे का सेम वोट माना जाएगा। और होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट, मैंने आपको समझा दिया, एक बंदे का कभी कभी 5 माना जाएगा। शेयर्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है, सबको पता है यार, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। कहीं पे वर्ड ढूंढो भाई, ट्रांसफरेबल मिल गया, ये लो। मूवेबल का मतलब ट्रांसफरेबल है, दूसरे को भेज सकते हो। सीरियली नंबर्ड, यार नंबर होना चाहिए हर किसी बोर्ड पे, जैसे तुम्हारा रोल नंबर होता है, ठीक है? तभी पता चलेगा ना। ये वाली लाइन का मीनिंग एक बार के लिए घर से करके आना, ठीक है? ये इसके बाद हम लिखेंगे टेक्निकल। मैं चाहता हूं एक बार अपने आप रिसर्च करके आना ताकि ये टॉपिक 5 मिनट का है, मैं 1 मिनट में करा पाऊं। नहीं आएगा यूट्यूब करके आना, चैट जीपीटी करके आना। मैं चाहता हूं एक छोटा सा मत्था मार के आओ 2 लाइनों पे, मुझे 5 मिनट लग जाएंगे, तुम घर पे अपने अपने 5-5 10-10 मिनट लगा लेना। लिख लोगे इसको? टेक्निकल घर से करना है। काइंड ऑफ शेयर कैपिटल ऑलरेडी कर चुके हैं। इक्विटी शेयर्स कैपिटल क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल होती है सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, जिसको वो वाले 2 राइट नहीं मिलते। कौन से 2 राइट बताओ? फिक्स डिविडेंड पहले और वाइंडिंग अप के केस में रीपेमेंट पहले। तो कह रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल एक तो डिफरेंट वोटिंग राइट वाली हो सकती है या फिर डिफरेंशियल वोटिंग राइट हो सकती है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट, डिविडेंड वोटिंग, कुछ भी हो सकते हैं। पढ़ के देखते हैं अब यहाँ पे एग्जांपल से। कहते 2008 में टाटा मोटर्स थी, आज वो टाटा मोटर टूट चुकी है, डूब चुकी है, खत्म हो चुकी है। टाटा कंपनी डूब चुकी है क्योंकि टाटा ने आज से 3-4 महीने पहले ना अपने 2 सेगमेंट बना लिए थे, कमर्शियल व्हीकल का अलग, पैसेंजर व्हीकल का अलग। सर सिंपल बताओ ना, ट्रक का अलग, कारों का अलग, ठीक? तो आज उसको हम टाटा मोटर्स नहीं कहते, आज की डेट में टाटा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है जी? 2008 में क्या किया टाटा? इंट्रोड्यूस द इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग। ई रही कंपनी टाटा मोटरवा, ये कंपनी अपने शेयर बेचना चाहती थी। इन्होंने इक्विटी शेयर उतारे मार्केट में, आईपीओ टाइप वाली चीजें, इक्विटी शेयर उतारे मार्केट में, आओ जी आओ शेयर ले लो। लेकिन जो ये शेयर बेचे इन्होंने यूनिफॉर्म वोटिंग राइट वाले बेचे हैं, देखना, पढ़ो।
कौन से वोटिंग राइट वाले? कि अगर आप ये शेयर खरीदते हो ना, आपके वोटिंग राइट यूनिफॉर्म नहीं रहने वाले, सेम नहीं, कुछ डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, वो कंपनी की मर्जी है, कंपनी उसमें क्या स्कीम डाले। ठीक, पढ़ के देखते हैं। क्या तुम पढ़ना, तुम्हें समझ में आता है? 6-7 लाइनों की केस स्टडी है, एक बार के लिए मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, पढ़ के देखो, मैं भी पढ़ता हूं। दिल का क्या करे साहिब, बोलो बबुआ बोलो, हु अंडरस्टैंड द केस स्टडी। टॉपिक वैसे मैंने समझा दिया है बढ़िया तरीके से। 10 में से कोई एक शेयर, ये लाइन तो ठीक है कि उस बंदे को 5% डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, जिसको 12 मिलता था तो इसको कितना मिलेगा? 17 मिलेगा, बहुत बढ़िया। डिफरेंशियल वोटिंग राइट में उन्होंने 2 सॉसेज ऐड किए, एक ग्रीन चिली सॉस और एक म्यूनीज। ग्रीन चिली सॉस तो तूने बता दिया 5% ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, दूसरी सॉस कौन सी डाली? डिस्काउंट पे ट्रेड होंगे, शेयर सस्ते मिल जाएंगे, ठीक है, और बहुत बढ़िया, खत्म हो गया जी। कहते एक कंपनी थी, यहाँ पे मेन चीज पता है क्या दिक्कत है जो मेरे को पसंद नहीं आई? इन्होंने ना सिंपल ये लिखा, टाटा मोटर इंट्रोड्यूस द इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट कोल्ड ए इक्विटी शेयर। अरे सीधा लिख देते यार, कोई नाम लिख देते। ये इक्विटी शेयर का नाम लिखा, समझ गए ना? सर बर्गर खाना है, कौन सा बर्गर? आलू टिक्की बर्गर, महाराजा बर्गर, पनीर बर्गर, वेज बर्गर, चिकन बर्गर, नाम है ना अलग अलग, तो इक्विटी शेयर का नाम रख दिया ए। अरे भाई कोई ढंग का नाम रख देते। ठीक है, ये चाह रहा हूं मैं। तो कह रहे हैं कि कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स निकाले, शेयर्स निकाले, इंट्रोड्यूस इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। उस शेयर का नाम क्या रखा? ए इक्विटी शेयर इन इट्स राइट इशू। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू होता है हम ना कभी कभी किसी लोगों को राइट्स देते हैं कि अगर आपके पास इतने शेयर्स है ना, या अगर आप कंपनी के पुराने शेयर होल्डर हो, पहला राइट हम आपको देंगे, बाकी बाद में पब्लिक को बेचेंगे। तो मेरी बात समझे? सर हम नहीं समझे। देखो 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 देखो, मेरे पास कोई चॉकलेट टॉफी है नहीं है। मैंने आज ना ये पेन बांटने हैं मार्केट में, अपने स्टूडेंट को बांटने हैं, ठीक है, अभी बांटने हैं। पहले मैं कहां बांटूंगा? अपनी इस क्लास में बांटूंगा। अगर इस क्लास में मैं कह रहा हूं कि ये 15 वाला पेन है, एक काम करो 5 में ले जाओ, किसी को चाहिए किसी को नहीं चाहिए, पहले मैं किसको ऑफर करूंगा? अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, उनको राइट दूंगा, यू हैव राइट टू परचेज अनदर शेयर होल्डर, अनदर शेयर्स। If you don't subscribe the shares, then I will offer those shares to another shareholders या public। ये वो चीज है, इसको बोलते हैं राइट इश्यू। याद रखना, पूरी सीए में चलेगा, राइट इश्यू बार बार आएगा, इसलिए जो चीजें आपकी इंटर या फाइनल में आनी है उसका एक एक वर्ड अभी आ रहा है, मैं पहले ही रेडी करता चला जा रहा हूँ। हो सकता है अकाउंट्स में आए, हो सकता है सीए इंटर में आए, तब आपको ये नहीं लगना चाहिए सब कुछ नया है। कम से कम एक दुआ सलाम आशीर्वाद देना कि तरुण सर ने थोड़ा थोड़ा तो बता दिया था हमें, ठीक है। तो राइट शेयर का मतलब समझ में आ गया, पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम वो ऑफर देते हैं, ओके। इन द इशू एवरी 10, इन द इशू जब वो इशू निकाल रहे थे, एवरी 10 ए इक्विटी शेयर, जिस जैसे कोई बंदा अगर 10 इक्विटी शेयर खरीदेगा उसको सिर्फ एक वोटिंग राइट मिलेगा। चीज समझ में आई? तो 10 शेयर्स इज इक्वल टू 1 वोटिंग राइट, प्लस प्लस उसको डिविडेंड जो मिलेगा कितना मिलेगा? 5% कम, 5% एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा, प्लस डिस्काउंट पे मिलेगा। ये डिस्काउंट पे मिलेगा, मिलेगा। ये डिस्काउंट पे क्यों मिलेगा? पता है क्यों मिलेगा? क्योंकि ये आपके राइट शेयर्स हैं। राइट शेयर्स का मतलब मैंने क्या बताया? ऑफर गिवन फर्स्टली टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स।
कि यार तुम हमारी कंपनी के भले मनुष्य हो, कई सालों से कंपनी के शेयर्स तुम लोगों ने होल्ड कर रखे हैं, कंपनी नए शेयर लॉन्च कर रही है, पहला राइट तुम्हें दिया, तो इसलिए 15 रुपए वाला शेयर तुम्हें मैंने दिया 11 रुपए में। चीज समझ में आ गई? तो सिंस इक्विटी शेयर्स हैं तो डिस्काउंट पे ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है जी। तो इन्होंने बोला अदर कंपनीज हैं जिन्होंने राइट इक्विटी शेयर भी इशू किए हुए हैं अपने जीवन काल में, जैसे एक है डीवीआर, ये तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट हो गया। फ्यूचर रिटेल, ये फ्यूचर रिटेल कंपनी का नाम है, कि जैसे डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर किस किस ने इशू किए हुए हैं, उन्होंने 2-3 एग्जांपलें बोल दी। फ्यूचर रिटेल कंपनी में जैन इरिगेशन कंपनीज ने, अमंग अदर्स, और भी कई लोग निकालते हैं। पॉइंट समझ में आ गया? तो हमारा मेन क्वेश्चन ये है, क्या कंपनी अपने जीवन काल में डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर सकती है? आगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पढ़ लिया यार, हमने पढ़ लिया। चलो जी आगे, एक्सेप्शन। दूसरा होमवर्क, आज मैं क्या कर रहा हूं, आज मैं ना मुश्किल मुश्किल वाली चीजें, टेक्निकल वाली चीजें आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। हम क्यों सहें, तुम भी तो सहो। तुम जब घर पे सहोगे, तुम्हें 3 टेक्निकल चीजों में से 2 तुमने निकाल ली, यूट्यूब देख के, गूगल देख के, अपना खुद के जुगाड़ लगा लगा के, कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा ना। नहीं तो मैं तो हूं ही, कल बता ही दूंगा। ठीक है, तो आज मैं जो जो टेक्निकल पॉइंट आते चले जाएंगे छुड़वा दूंगा, एक एक 2-2 लाइन वाले। चलो जी आगे आता है मेमोरेंडम। कई सालों से हम देख रहे हैं एमओए एओए नाम की एक चीज होती है, एमओए। सर मोआ, हाँ इसको क्या बोलते हैं, मोआ। क्या बोलेंगे? मोआ। मोआ क्या होता है? मोआ, मोआ में कंपनी के क्लोजेस लिखे होते हैं। मोआ में लिखो, मोआ में कंपनी के क्लोजेस लिखे होते हैं। दैट इज, क्लोजेस का मतलब दैट इज लाइबिलिटी, रजिस्टर्ड ऑफिस, शेयर्स, ऑब्जेक्ट्स एटसेट्रा। मोआ में कंपनी के क्लोजेस लिखे होते हैं। क्या क्लोजेस? क्लोजेस मतलब कंपनी की लाइबिलिटी कितनी है, कंपनी के शेयर होल्डर कितने हैं, कंपनी के ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट समझते हो, कंपनी का काम किस चीज का है, कंपनी के शेयर्स कौन से हैं, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पे है। ये मोआ के जो क्लोज हैं ये याद करने पड़ेंगे, एमओए। ठीक है, एमओए के क्लोजेस आएंगे। एमओए क्या चीज होती है? मेमोरेंडम। लेके आऊं दोबारा से? दिल का क्या करे साहिबा, ठंडा पानी पिला दो हमें भी, ठंडा पानी पिला दो हमें भी। आ गया भी आ गया, आ गया भी आ गया। एमओए आ गया। ए रहा कंपनी का मोआ, जिसने पहले दिन भी मैंने दिखाया था। मोआ, मोआ में क्या है? मोआ में लिखा हुआ है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। मैंने आपको कई दिनों से बता रहा हूं, आजकल मोआ और ओआ, औआ इकट्ठा ही बनता है, ए ओ ए औआ ही हुआ ना। इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले फॉर्म नंबर 1 सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर आपके पास एक कंपनी का मोआ ओआ कहां से आया? क्योंकि बेटा मैंने सीए करी है, शायद मेरे पास मेंबरशिप नंबर भी है, ठीक है, और मैंने आर्टिकलशिप भी करी थी चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ जिस जिस कंपनी में मैं जाता था, तो मैं सीख दे रहा हूं आज ही, चंडीगढ़ में जिस जिस कंपनी में मैं जाता था पहले उनका मोआ ओआ मंगाता था, कि पता तो चले कंपनी के ऑब्जेक्ट क्या हैं। कंपनी के मोआ में ही पता चलते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट, कंपनी क्या काम धंधा करती है, क्या बेच सकती है। दूसरा, कंपनी के सब्सक्राइबर कौन से हैं, सबसे लास्ट लाइन में लिखे हुए हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूं। मिस्टर प्रदीप कुमार, आगे नहीं बोलूंगा क्या अब तक तुम मेरे पे केस करा दो। उसके साइड पे लिखा हुआ है सिग्नेचर। कैसे चीजें छुपाऊं यार, कुछ ऐसे छुपा देता हूं ताकि वीडियो पे कभी कल को आप लगाओ तो देख सको। ठीक है, तो लिखा हुआ है प्रदीप कुमार, नेम एंड एड्रेस एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्सक्राइबर्स। ध्यान से पढ़ना, मैं तुम्हें इसका वो स्क्रीनशॉट या ये चीजें ना दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा। सिग्नेचर ऑफ द सब्सक्राइबर और नेम एंड एड्रेस विद विटनेस। तो यहाँ पे क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी थी तो इसमें 2 सब्सक्राइबर के नाम लिखे हुए हैं। सर एक का नाम हमें याद हो गया, क्या था?
हाँ ऐसी चीजें जल्दी याद करते हो, अभी मैं पूछ लूं ना 7 स्टेप्स बताओ इनकॉर्पोरेशन के, भूल जाओगे। दूसरा है अजय कुमार, तो ये मेमोरेंडम है, प्लेस है चंडीगढ़, 25/7/2012। सर इतने साल पहले भी मोआ ओवा होता था बेटा, मोआ ओवा 100 सालों से चल रहा है, ठीक है। उसके बीच में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी कैसे खुली, इस पे मेनली लिखा हुआ है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सिन लिखा हुआ है, सिन छुपा दो। उसके बाद लिखा हुआ है मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी, जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। मेन ऑब्जेक्ट इस वाली कंपनी के मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूं कितने ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं। इस कंपनी ने टोटल 35 ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं कि हम 35 काम करते हैं। जैसे सर अगर आप एमसीए का अपने मोंगिया कॉमर्स एकेडमी का मोआ बनाओ ओआ बनाओ, क्या बनाओगे? हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते टाइम बुक्स भी दे देते हैं, हम बुक्स के साथ कभी कभी स्टेशनरी भी दे देते हैं, कभी कभी हम कंसल्टेंसी के पैसे भी ले सकते हैं, डाउट सेशन के ले सकते हैं, मोबाइल ऐप में बैच सब्सक्रिप्शन, ये सारे मेरे ऑब्जेक्ट क्लोज है, कंपनी क्या क्या कर सकती है। उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट भी लिखे हुए हैं, अदर ऑब्जेक्ट में इन्होंने छोड़े हुए हैं 37, पहले कितने थे? 35 और 37 तुम्हें क्या पता, 72। उसके बाद मोआ खत्म हो गया और इन्होंने अगले पेज से ओआ शुरू कर दिया, ठीक है। मैं तुम्हें इसकी पीडीएफ बना के भेज दूंगा, जहां जहां नाम होंगे वो हटा दूंगा, सिनविंडिन, ठीक है। तो ये समझ में आया मोआ क्या होता है। मोआ पढ़ के देखते हैं, कह रहे हैं मोआ जो है इट्स चार्टर। क्या है मोआ? चार्टर। सर चार्टर का मतलब होता है बेटा चाटा नहीं चार्टर, इसको देखो ये खाएगी चार्टर मेरे से। सबसे पहली लाइन में बोला मोआ क्या होता है, कह रहे मोआ जो है ऑफ अ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी इज इन फैक्ट इट्स चार्टर। चार्टर का मतलब होता है जहां पे कंपनी के रूल रेगुलेशन ऑब्जेक्ट क्लोज कैपिटल सब्सक्राइबर सब कुछ लिखा होता है। चार्टर मतलब कि कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट। ये चार्टर हम अपने क्लाइंट्स के लिए तैयार करके देते होते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। इट डिफाइन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्कोप ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी। मेन वर्ड ये है पावर ऑफ द कंपनी, मेन 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 यही है पावर ऑफ द कंपनी। कुछ भूल जाओ मोआ में पावर ऑफ द कंपनी मत भूलना, कंपनी की सारी पावर्स इसी में लिखी हुई हैं। अगर आपने मोआ में कुछ चीजें नहीं लिखी, जैसे समझ लो मैंने मोआ में ये लिखा कि मैं ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाता हूँ, साथ साथ मेरा ऑफिस भी है, मैं क्लाइंट्स को भी हैंडल करता हूं, तो मेरे एमओए में ये वाली चीजें आएंगी। पर मेरे एमओए में ये नहीं लिखा हुआ कि मैं अपने क्लाइंट से पैसा उधार ले सकता हूं, ले नहीं दे सकता हूं, कि मैं अपने ट्यूशन वाले बच्चों को या क्लाइंट को पैसे उधार दे सकता हूं, बदले में वो मुझे इंटरेस्ट पे करेंगे। क्या मेरे को अब ये देखना है कि जो मैंने फाइनेंस अवेलेबल कराया, अपनी बिल्डिंग रेंट आउट पे देने शुरू कर दी, क्या वो मेरे एमओए में लिखी हुई है? अगर एमओए में नहीं लिखी हुई तो वो आपका एमओए अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? कोरोना वायरस नहीं बेटा, अल्ट्रा वायरस। क्या हो जाएगा? अल्ट्रा वायरस का मतलब है अगर आप अपनी कंपनी के एमओए में लिखे हुए क्लोजेस और पावर्स के बियॉन्ड जाके काम कर रहे हो, तो वो आपके काम अल्ट्रा वायरस होंगे और वो वॉइड हो जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आपको पैसे लेने हैं देने हैं, आपका प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, इवन सामने वाला भी आपके ऊपर केस नहीं कर सकता। अगर आप एमओए के अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड पावर जाके काम कर रहे हो, तो आपको काम किसके हद में रह के करने हैं? ठीक है जी। तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट करा दिए, एमओए अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस वाला कॉन्सेप्ट आज हमें देखना वायरस चढ़ा देगा, देखना आगे आएगा, भयंकर है, लेकिन मैंने उसका एक मिनी ट्रेलर दे दिया। अच्छा एमओए का मेन वर्ड क्या है? एमओए का मेन वर्ड है जो कंपनी का चार्टर है और उसकी पावर्स है ना, पावर ऑफ द कंपनी है, विद विच इट हैज बीन एस्टैब्लिश, इसी के बीच में कंपनी एस्टैब्लिश हुई है, क्योंकि एमओए सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास भी गया था। एमओए पहले छप जाते होते हैं, याद है जब हमने इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी करनी है, पहला स्टेप्स बोलो अगर याद है तो, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। उस फाइलिंग में ये भी जाता है, उसके सब्सक्राइबर के नाम तभी तो पता चलेंगे, कंपनी की कैपिटल कितनी है यहीं पे तो पता चलेगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कलकत्ता है बेंगलोर है कहां पे है यहीं तो पता चलेगा, वो इसी में लिखना होता है, इसी एमओए और एओए में। सर हमें आप दिखाना बाद में, हम भी ऐसे हाथ में ऐसे देखेंगे क्या होता है, ठीक है ओके। इट इज वेरी फाउंडेशन, जल्दी से लाइन नंबर 3, इट इज वेरी फाउंडेशन ऑफ विच होल एडिफाइज, ओ ना करें जनाब, होल, मेरे को लाइन पढ़ने दो, मैं इसका सिंपल मतलब देता हूं। इट इज द वेरी फाउंडेशन ऑन विच द होल एडिफाइज ऑफ कंपनी। होल, इसको काटो यार, काटो भाई साहब, मेरे से ही नहीं याद होएगा, मैं सोचो मैं ही नहीं याद करा पाऊं, अच्छी लगेगी बात, तो इसको लिखो होल स्ट्रक्चर, होल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज बिल्ट।
कह रहे हैं एमओए वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर पूरी कंपनी का स्ट्रक्चर टिका हुआ है। ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग, तो कंपनी के एमओए बनाने के ऑब्जेक्ट क्या हैं? सबसे पहला, इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट, नंबर 1 हो गया ऑब्जेक्ट, फॉर विच कंपनी इज फॉर्म्ड। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, सिंपल लाइन में लिखना चाहते हो लिखो कंपनी के कामकाज। ये जो ऑब्जेक्ट को मैंने डिब्बे में डाला है ना, यार ये स्क्वायर होता है या ये क्या होता है? ये रेक्टेंगल होता होगा यार, मेरे को भी कल परसों किसी ने बताया था, कहते ये स्क्वायर नहीं होता ये रेक्टेंगल होता है। मैं को पता नहीं, हमें तो लगा बस जो भी है, इसलिए तो मैं क्लास में हमेशा बोलता हूँ डिब्बा, हमें आगे जाने नहीं स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है। जो ये बनाया ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है टेक्निकल? जिसके अपोजिट साइड इक्वल हो। सो मच मैथ, वेरी डिफिकल्ट। डिब्बा, तो ये जो मैंने डिब्बा बनाया ना, it contains the object for which company is formed, therefore identifies the possible scope of its operation beyond which, आ गया जी वर्ड, वो चलाओ पीला पीला, beyond which its action cannot go। कंपनी के एमओए में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? क्या डिब्बा बनाया मैंने? ऑब्जेक्ट। दूसरा बनाया मैंने स्कोप, जिसका ऑब्जेक्ट और स्कोप वगैरह लिखे होंगे, इसके बाहर कंपनी काम नहीं कर सकती। जैसे मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के पैसे ले सकता हूं, डाउट सेशन से पैसे ले सकता हूं, अपने कोर्सेज बेच के, बुक्स बेच के पैसे ले सकता हूं। अगर मैंने बच्चों को उधारी दे दी, फाइनेंस कर दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं कर सकता। ये काम दोनों अलग अलग हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे कई एग्जाम्पल केस स्टडीज आएंगी आपको पेपर में। इस टॉपिक के ऊपर एमओए और ये पावर के ऊपर पेपर में केस स्टडी आती ही आती है, फाउंडेशन में, सीए इंटर में, सीए फाइनल में, तीनों में। कभी भी कोई टीचर याद नहीं करा पाएगा। केस स्टडीज का मतलब है अलग अलग, कभी कोई डाबर कंपनी की, कभी किसी की। अगर उसके ऑब्जेक्ट में वैसे काम लिखे हुए हैं, वो कर रही है, तो अल्ट्रा वायरस नहीं होंगे, अदरवाइज काम हो जाएंगे अल्ट्रा वायरस। आगे, इट इनेबल द शेयर होल्डर, क्रेडिटर एंड ऑल दोज हु डील विद द कंपनी टू नो व्हाट कंपनीज पावर और एक्टिविटीज। एमओए से कंपनी का क्या पता चलता है? इधर देखो, ऑब्जेक्ट ऑफ एमओए से कंपनी की पावर्स पता चलती हैं, ठीक है, कंपनीज के कामकाज पता चलते हैं, कंपनीज के पावर, उल्टा लिख दिया ना, उल्टे लिख दिए, कोई बात नहीं, आप सीधे लिख दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये लो कोई बात नहीं। उसके बाद तीसरे नंबर पे, अ मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, आ गया, करो जी इसको सर्कल, पब्लिक डॉक्यूमेंट। मैं कह रहा हूं आज वाले टॉपिक इतने खतरनाक है ना, एक एक वर्ड का मीनिंग निकल के आता है। मेमोरेंडम जो है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। आप सोच के देखो, एक कंपनी का एमओए मेरे पास है, मैं इस कंपनी का ना चाचा हूं, ना भतीजा हूं, ना मैं शेयर होल्डर हूं, ना क्रेडिटर हूं, मेरे पास है, इट मींस कहीं ना कहीं से अवेलेबल हो सकता है, या वेबसाइट से या फिजिकल कॉपी। कॉन्सिक्वेंटली every person entering into a contract with the company is presumed to have the knowledge। यहां पे आते, जो मैं आपको कह रहा हूं ना इस टॉपिक की केस स्टडी आएगी, वो यहां से जनरेट होती है केस स्टडी, इस वाले टॉपिक से। ये वाले 3 लाइनें पढ़ के बताओ, जो पढ़ के सुनाएगा, बढ़िया बताएगा, मेरी तरफ से उसको शाबाशी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। निकुंज ने बिल्कुल एग्जैक्ट मुद्दा बता दिया, ना कम ना ज्यादा। जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, हम ये प्रिज्यूम्ड करके चलेंगे, प्रिज्यूम्ड को अंडरलाइन कर लेना, कि उस बंदे ने कंपनीज में डील करने से पहले, वो कंपनी गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो कंपनी कोई दूसरी कंपनी भी हो सकती है, वो बंदा कोई आम बंदा भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है। कंपनी के अंदर अगर वो डीलिंग कर रहा है, डेटर है, क्रेडिटर है, बैंक लोन है, शेयर होल्डर है, हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे they have the knowledge of conditions contained therein। contained therein मतलब कहां पे? एमओए में। क्या ये बात समझ में आती है? यार चीज आसान है कि मुश्किल है? आसान है। मैं बार बार इसके ऊपर इतना स्ट्रेस इसलिए डाल रहा हूं, केस स्टडी इसी में से निकल के आएगी, इन्हीं 3 लाइनों में से, इन्हीं 5 लाइनों में से। यही पॉइंट अगला टॉपिक जाएगा, अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का कॉन्सेप्ट इतना भयंकर है वो इसी का ही। एमओए के बियॉन्ड जाके काम कर रहे हो। 3 बार तो अभी बोल दिया मैंने। आगे, शेयर होल्डर मस्ट नो द पर्पस फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज, यानी कि एमओए में ये भी लिखा होगा कि ये कंपनी का कामकाज क्या है। अभी हम देख के आए ना, पावर ऑपरेशंस एक्टिविटीज, तो उसमें क्या लिखा होगा? कंपनी का काम लकड़ी का है, फर्नीचर का है, टेबल का है, तो उसके अकॉर्डिंग काम बनाने पड़ेंगे ना। पढ़ के देखो, शेयर होल्डर को पता होना चाहिए कंपनी में शेयर खरीदने से पहले कि उनके पैसे कहां पे लगेंगे, ताकि उसको रिस्क ये वो है सब कुछ पता चल सके। बिल्कुल ठीक है। किसी इंसान को कंपनी के अंदर डील करना है, तो सबसे पहले उसको कंपनी के बारे में कैसे पता करना पड़ेगा?
एमओए में सर हम तो चैट जीपीटी या गूगल में से करते हैं, वो तो जर्नल सारी पब्लिक करती है। अगर मुझे टेक्निकल जानना है तो यानी कि एमओए में देखना पड़ेगा। ऑफिशियल फॉर्मल ये डॉक्यूमेंट होता है। गूगल चैट जीपीटी तो उसके बाद का 50% सिनेरियो होता है, वो तो मेन हेडिंग बताता है। चीज समझ में आती है कि नहीं? आगे, अ कंपनी कैन नॉट, हमने इसकी नंबरिंग करते हैं यार, मजा नहीं आ रहा। नंबर 1, नंबर 2, इस वाले को नंबर 3 कर लो, इस वाले को नंबर 4 कर लो, ठीक है। इनके छोटे छोटे टाइटल अपने ऊपर ऊपर लिख लेना, 2 2 3 3 कीवर्ड्स की हेडिंग 5 नंबर, ठीक है। और उसके बाद ये एज पर सेक्शन 4 6 नंबर, उसके बाद ये 7 नंबर, कंटेंट को हम अगला टॉपिक बना देंगे, ठीक है जी। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5, कंपनी कैन नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट्स प्रोविजन कंटेंट इन द एमओए। देखना लाइन समझ में आ रही है? कंपनी अपने एमओए के बाहर जाके काम नहीं कर सकती। However, imperative may be necessity for the departure. कह रहे कई बार इनसे बाहर निकलने के कुछ प्रिकॉशंस अगर लेने हैं, काम करने हैं, तो आप कर सकते हो। चेंजेस करने का मतलब ये कह रहे हैं, कभी एक्सेप्शंस होती हैं तो आप कर सकते हो, फिर एमओए में चेंज कर देना। इट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और एंगेज इनटू ट्रेड और बिजनेस विच इज बियॉन्ड द पावर कन्फेस्ड ऑन इट। इफ इट डज सो, आ गया अभी, आ गया आ गया अभी, आ गया आ गया, अगर बियॉन्ड द पावर हो तो वो काम क्या हो जाएंगे? अल्ट्रा वायरस, और अल्ट्रा वायरस वाले सारे काम वॉइड। सर वॉइड जो आपको न्यूज चैनल वाले बोलते हैं, वॉइड मतलब अवैध, मतलब जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। वॉइड समझते हो? अगर नहीं समझते तो फील लो। अगर कंपनी कौन से काम कर सकती है? जो उनके एमओए के अंदर कन्फेस्ड हैं, लिखे हुए हैं। अगर वो कंपनी अपने कोई भी ट्रेड बिजनेस करती है बियॉन्ड द पावर, पावर से परे जाके करती है, ठीक है, तो इफ इट डज सो, ऐसे अगर वो काम करती है, इट वुड बी अल्ट्रा वायरस, यानी कि वो कामों को सही नहीं माना जाएगा। क्या माना जाएगा? उसको वॉइड। अभी जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करेंगे ना, तो एक वर्ड होगा वॉइड, एक आएगा वॉइडेबल। तो यहाँ पे वॉइडेबल नहीं है, वॉइड है। वॉइड मतलब दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, जिसने कंपनी की तरफ से भी, जिसने डीलिंग की है उसकी तरफ से भी, दोनों तरफ से वो काम अवैध यानी कि नॉट लीगल माना जाएगा, उसको बोलते हैं वॉइड। यानी कि दोनों तरफा, ये नहीं है कि कंपनी की तरफ से तो ठीक है, शेयर होल्डर की तरफ से नहीं। ओके है जी। ये आगे, एज पर द सेक्शन 4, एमओए शैल ड्रोन अप इन सच अ फॉर्म। एमओए के फॉर्म दिए हुए हैं एज गिवन इन द टेबल ABCDE। याद है हम शेड्यूल टेबल एफ नहीं पढ़ते थे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और एडवांस शेयर कैपिटल में याद कराए थे, 12% 10%। ये वो वाले टेबल्स आज जिंदगी में पहली बार आए। टेबल ए किस चीज के लिए फॉर्म बनाया? कंपनीज एक्ट ने ना कोई टेबल बनाए हैं। मैं टेबल ए या बी पढ़ा रहा हूं, बाकी अपने पढ़ लेना यार। टेबल ए है, इज अ फॉर्म फॉर एमओए ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है वो टेबल ए में अपना एमओए बनाएगी। आज के लिए एमओए भी सारे का जो ऑनलाइन ही बन जाते हैं। आपके ऊपर टैब दिए होंगे, आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर हो तो आप टेबल ए ओपन करना, जैसे टेबल ए ओपन करोगे सारी डिटेल भर देना। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है पर उसके पास शेयर कैपिटल ही नहीं है, तो टेबल बी ओपन करके एमओए बना लेना। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और उसके पास शेयर कैपिटल भी है, तो टेबल सी ओपन कर लेना। ये अपने आप याद कर लेना बाकी दो, ठीक है जी। एमओए एओए मस्ट बी एज क्लोज टू मॉडल फॉर्म्स एज पॉसिबल डिपेंडिंग ऑन, ठीक है छोड़ दो। कंटेंट ऑफ द एमओए, मेन तो यही है। अभी तो एमओए पढ़ा है, एमओए में क्या क्या क्लोजेस होते हैं टोटल पढ़ के देखते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे एमओए में, सबसे पहला नेम क्लोज। तो सबसे पहला क्या है, ठीक है, इधर लिखेंगे सबसे पहला नेम क्लोज। क्लोज मतलब उसके अंदर हेडिंग्स। कितने क्लोजेज होते हैं टोटल? ये 6-7 क्लोजेज होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नेम क्लोज है। नेम क्लोज में ये बताया जाएगा कि अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसके पीछे क्या वर्ड लगा देना? प्राइवेट लिमिटेड। अगर कंपनी आपकी पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड। गवर्नमेंट कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड। एनपीओ सेक्शन 8 कंपनी है तो कुछ मत लिखना, फाउंडेशन वाले शब्द आपको दे देंगे एनपीओ वाले। ओपीसी है तो पीछे ओपीसी वर्ड लगा देना। ये है। अब पढ़ते हैं ये वाला दूसरा पैरा। तुम पढ़ो, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं चाहता हूं कि तुम भी थोड़ा सा मत्था पेची करो। चलो जी, पहले ऊपर वाली 3 लाइनें पढ़नी है, पढ़ सकते हो। पहले 3 लाइनों में जो तीसरी लाइन है वो केस स्टडी इंपॉर्टेंट है या ट्रू फॉल्स इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं ये क्लोज नॉट एप्लीकेबल,
टू द कंपनी फॉर्म अंडर सेक्शन 8 कंपनी कौन सी, यानी कि एनपीओ कंपनी, एनपीओ कंपनीज अपने नाम के पीछे पीवीटी या लिमिटेड नहीं लगाएंगी, चलेगा, लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब लगा लोगे तो मर्जी है, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, आपको ऐसी प्रिविलेज कौन दे रहा है, कंपनीज एक्ट। ठीक है, आगे पढ़ो। मेन, मेन नहीं, नेम, नेम इंक्लूडिंग फ्रेज इलेक्टोरल ट्रस्ट मे बी अलाउड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 8, मतलब सेक्शन 8 कंपनी को क्या बोला, इलेक्टोरल ट्रस्ट वर्ड पीछे लगा सकते हो। सर अब बात ये आती है कि यहाँ पे एक शब्द इलेक्टोरल ट्रस्ट ही क्यों दिया गया, क्योंकि बेटा इलेक्टोरल ट्रस्ट ना मेनली दो तरीके की कंपनीज या एसोसिएशन यूज करती हैं इंडिया में। एक जो ये हमारी इलेक्शंस पार्टी होती है ना, इलेक्शंस पार्टी, ये ज्यादातर इलेक्टोरल ट्रस्ट के नाम से भी कहलाई जाती है, उनकी मर्जी है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप इलेक्टोरल ट्रस्ट लगाना चाहते हो, जैसे यार मैंने क्या किया, पेड़ पौधे लगाने के लिए एक एनजीओ खोली ताकि मैं ग्रीनरी को, पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को थोड़ा सा प्रमोट कर सकूं, तो मैंने कंपनी खोली एमसीए इलेक्टोरल ट्रस्ट। अब इलेक्टोरल ट्रस्ट में तो इंडिया में मेनली तो इलेक्शन पार्टीज खोलती हैं या अपने वर्ड के पीछे लगाती हैं कि आम आदमी पार्टी, जब उनका एमओए बना होता है पीछे लिखा होता है इलेक्टोरल ट्रस्ट, क्योंकि वो तो एनपीओज है। तो ये वर्ड जब कई बार कंपनीज, कई बार सोसाइटीज ने, एनपीओ ने उठाया तो केस हुआ होगा, मुद्दा गया होगा, कंपनीज एक्ट कहते हैं लगा लेना यार कोई बात नहीं। जो इलेक्शन वाली हमारी वो चुनाव पार्टियां होती हैं वो भी एनपीओज हैं, चाहे पैसा धंधलेबाजी जो मर्जी करें, तो आप तो वैसे भी सेक्शन 8 कंपनी हो, जिनका 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 पर्पस क्या होता था याद है सेक्शन 8 कंपनी का, टू प्रमोट द आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एजुकेशनल, स्पोर्ट्स, चैरिटेबल, रिलीजियस, या ये प्रमोट करना या इसी के ऑब्जेक्ट्स प्रमोट करना। आगे पढ़ो, आगे 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 आगे। आगम, मेरे को लगता है तू आज सुबह या तो जल्दी उठ गया या तो रात को लेट सोया, आज भाई मेरा सुस्त लग रहा है आज सुस्ती तो है, ऐसे कैसे, चलो फिर पढ़ के सुना। हाँ सर, मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझा जाए, आप यही कहना चाहते हो एज पर लो, है ना, ठीक है, ओके। तो कह रहे हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट में भी अलाउड सेक्शन 8 कंपनी विद द ट्रस्ट स्कीम, क्योंकि इसके ऊपर ना इनकम टैक्स की कुछ स्कीम्स होती हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की, इसलिए ये बीच में आ गया था इलेक्टोरल ट्रस्ट एक वर्ड। कह रहे हैं फॉर द कंपनी दिस, आप कौन कौन से शब्द और जगह लगा सकते हो, तब भी आपने देखा एनपीओ के पीछे ज्यादातर शब्द होता है ना, फाउंडेशन, रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस फाउंडेशन, एनपीओ वाले ज्यादातर ये वाले वर्ड यूज करते हैं अपने नाम के पीछे, फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, फेडरेशन, चैम्बर्स, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल, इलेक्टोरल ट्रस्ट, तो इलेक्टोरल ट्रस्ट लगा सकते हैं, यस। आगे आ जाओ, एज पर एमसीए नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, लिखो जी यहाँ पे, गवर्नमेंट कंपनी नेम मस्ट एंड विद द, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी हम बार बार डिस्कस करते हैं, वो तो याद रह जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी अपने नाम के पीछे क्या वर्ड लगाएगी, लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी का एंड नेम भी लिमिटेड होना चाहिए। 1 पर्सन के पीछे क्या लगा होना चाहिए, पढ़ के देखो, 1 पर्सन कंपनी शुड बी इंक्लूडेड, तो गवर्नमेंट कंपनी के पीछे ये वर्ड, इसके साथ मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कंपनी के पीछे लिमिटेड वर्ड, प्राइवेट कंपनी के पीछे पीवीटी लिमिटेड, ओपीसी के पीछे 1 पर्सन कंपनी। ठीक, पहला क्लोज हो गया। हम पता है क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मोआ और ओआ। मोआ के पहले हमने सारे मीनिंग पढ़े, मेन मीनिंग यही निकल के आ रहा था, मोआ क्या होता है, जिसके सारे पावर्स लिखी होनी चाहिए, उसके बियॉन्ड अगर काम किया तो अल्ट्रा वायरस होएगा, आपको उसके अंदर काम करने हैं। फिर मोआ में और क्या क्या लिखा होता है, मोआ में सबसे पहले लिखा होता है कंपनी का, क्या पढ़ के आए हैं, नेम क्लोज, कि जो भी कोई आप कंपनी खोल रहे हो उसके नाम के पीछे ये शब्द लगाना। मोआ में दूसरा क्या लिखा जाएगा, मोआ में दूसरा लिखा जाएगा स्टेट, जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, आप इसको हेड ऑफिस भी लिख सकते हो, इसको बोलते होते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। पेपर में सीधा सीधा नाम आ जाएंगे, राइट डाउन द क्लोजेस ऑफ एमओए, सीधा सीधा नाम आ जाते होते हैं 3-3 नंबर में, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज इतना ही है, ठीक है। सर हमें ना एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा बेटा, देखो मैं बताता हूं, मोआ का मीनिंग हो गया, एमओए क्या है, एक डॉक्यूमेंट, नो 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 नो, बच गया बच गया बच गया बच गया बच गया। मोआ, मोआ क्या है, मोआ ये है। अब मोआ में लिखना क्या है, मोआ का मीनिंग बता दिया ना, अब इसमें कुछ लिखना भी तो है,
इसमें 7 चीजें लिखनी है बेटा, 6-7 चीजें। सबसे पहला इसमें लिखना है कंपनी का नेम, क्या रखोगे, नेम क्लोज, ठीक है, ये मोआ की हेडिंग्स हैं। दूसरे नंबर पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, कि कंपनी किस स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो आपको अपने एमओए में सारे क्लोजेस की हेडिंग बनानी पड़ती है। तीसरा ऑब्जेक्ट क्लोज, कंपनी क्या क्या काम करेगी या करने वाली है, ठीक है, उसके बियॉन्ड जाके काम नहीं कर सकते। इफ अ कंपनी, ये वाला पढ़ के देखो, ये वाला पैरा, इफ अ कंपनी हैज चेंज इट्स एक्टिविटीज, कंपनी अगर अपने कोई काम बदल देती है, विच आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन इट्स नेम, जैसे अब समझ लो मेरा नाम है अमूल डायरी, अमूल डायरी का नाम क्या लग रहा है कि वो डायरी प्रोडक्ट बनाती होगी, ठीक है, साथ साथ उसने स्टील या लोहा बेचना शुरू कर दिया, क्या मुझे बताओ, अमूल डायरी क्या स्टील प्रोडक्ट के कहीं से भी लिंक में लग रहा है? तो अगर अमूल डायरी को धीरे धीरे लग रहा है कि मुझे इस काम में आना है, तो वो अगर वो काम उसके क्लोजेस में नहीं दिया हुआ, तो कंपनी क्या करेगी, इट शैल चेंज इट्स नेम इन लाइन विद द एक्टिविटी। तो अमूल डायरी, अमूल डायरी, इधर सुन लो, मैं इधर दूध डायरियां बेच रहा हूं, दूध ले लो, दूध ले लो, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। अमूल डायरी जो दूध बेच रही थी, अगर वो कल को लोहा बेचना शुरू कर देती है या एबीसीडी कन्फेक्शनरी के काम में चली जाती है, तो वो अपने काम को, कंपनी अपने नाम को चेंज कर देगी अपने काम की लाइन में। पढ़ के देखो, if a company has changed its activity which are not reflected its name, it shall change its name, अपना नाम ही बदल लेगी, with its in line with its activity within a period of 6 months from the change of activities। तो यानी कि 6 महीने तक तो आप काम कर सकते हो, अगर 6 महीने के बाद करते रह गए तो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, और अल्ट्रा वायरस होएगा तो वो सारे काम क्या माने जाएंगे, वॉइड, क्या माने जाएंगे, वॉइड। उसके बाद 3 क्लोजेस पढ़ लिए हमने, कौन कौन से 3 क्लोजेस, नेम क्लोज, रजिस्टर्ड, तीसरा ऑब्जेक्ट क्लोज, चौथा पढ़ो जी लाइबिलिटी क्लोज। तो यार बहुत बार पढ़ चुके हैं, सही बात बताऊं तो लाइबिलिटी क्लोज में देखें कुछ काम का है, लिमिटेड बाय, मतलब आपको बतानी पड़ेगी आप कौन सी कंपनी हो, लिमिटेड बाय शेयर हो, गारंटी हो या क्या है, ठीक है, चलो आगे। पांचवा कैपिटल क्लोज, ये तो मैंने आपको कल ही बस समझा दिया था, ऑथराइज शेयर कैपिटल आपको बतानी पड़ेगी, ऑथराइज शेयर कैपिटल बतानी पड़ेगी, ठीक है, और फिर हर बंदे को जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बताने पड़ेंगे, सब्सक्राइबर के पास कितने कितने शेयर होने चाहिए, सब्सक्राइबर के पास सारे शेयर्स होने चाहिए टोटल, लेकिन हर बंदे के पास कम से कम एक शेयर होना चाहिए, आधा शेयर नहीं हो सकता। शेयर्स कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। सर क्या बोले, आपको इंग्लिश समझ नहीं आती, शेयर्स कैन नॉट बी इन, तो शेयर्स टुकड़ों में या डेसिमल्स में नहीं हो सकते, इसलिए इन्होंने बोला, कह रहे हैं जो कैपिटल क्लोज लिखोगे हर बंदे की कैपिटल लिख देना, और कम से कम नोट लेस देन 1 शेयर, कि हर बंदे के पास मिनिमम 1 शेयर होना चाहिए। अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नीड नॉट हैव दिस क्लोज। सर ये कौन सी कंपनी होती है जहां पे कैपिटल ही नहीं हो सकती, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, उनको चैरिटी डोनेशन से पैसा मिला था किसी फाउंडेशन से, उन्होंने शुरू कर दिया। गारंटी के केस में कब पैसा हमने डालना होता है, वाइंडिंग अप के केस में, तो हो सकता है गारंटी वाली जो कंपनी होती है उनके पास स्टार्टिंग में कैपिटल ही ना हो, तो जब उनके पास कैपिटल ही नहीं है तो क्या उनको अपने मोआ में कैपिटल क्लोज डालना पड़ेगा। पढ़ना लास्ट लाइन, लिखो फॉर एग्जाम्पल गारंटी कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल गारंटी कंपनीज। गारंटी कंपनीज के केस में जरूरी नहीं है हमेशा शेयर कैपिटल होगी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप शुरू कर लेते हो चैरिटी डोनेशन सब्सिडीज वगैरह से, बाद में शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो। एफ पॉइंट क्या है, सिक्स्थ एसोसिएशन क्लोज, द डिटेल ऑफ सब्सक्राइबर, इसको ना सब्सक्रिप्शन क्लोज कहते थे यार हमारे टाइम पे। तो लिखो जी, पहला वर्ड एसोसिएशन क्लोज लिखवा देता हूं, एसोसिएशन क्लोज या इसी का दूसरा नाम होता है सब्सक्रिप्शन क्लोज। डिटेल ऑफ, हाँ देखो आई गया ना पहला वर्ड, डिटेल ऑफ सब्सक्राइबर्स, इसलिए हम इसको तो सब्सक्रिप्शन क्लोज बोलते थे, कि जितने भी मेंबर्स हैं, मैंने आपको दिखाया ना यहाँ पे 2 थे, प्रदीप कुमार, अजय कुमार, वो सब्सक्राइबर है, उनकी डिटेल बीच में डालनी पड़ेगी एमओए में, ठीक है, और उनके नाम के ठीक सामने उनके सिग्नेचर और शेयर्स लिखने हैं, उनके पास कितने शेयर्स हैं, देखो ऐसी लाइन मिलती है कहीं, शैल टेक एट लीस्ट 1 शेयर, राइट अगेंस्ट हिज नेम नंबर ऑफ शेयर टेकन बाय हिम, ठीक है जी। आगे इन केस ऑफ ओपीसी, इन केस ऑफ ओपीसी क्या लिखा होएगा,
डेथ के केस में और कौन मेंबर बनेगा? जो मेमोरेंडम है मस्ट बी प्रिंटेड होना चाहिए। दिख रहा है आपको प्रिंटेड? क्या ये एमओयू जो मेरे हाथ में है ये प्रिंटेड है? साफ प्रिंटेड है। डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स, नंबर कंसेक्टिवली एंड साइंड बाय एटलीस्ट 7 पर्सन। 7 पर्सन कौन? पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में कितने? ओपीसी में कितने? एक। who will attest his signature? attest his signature का मतलब अपने साइन लगाएंगे। particular about the signatory to the memorandum as well as witness, अंडरलाइन करो as well as witness। कई बार विटनेस चाहिए होते हैं वो सीए एडवोकेट टाइप वाले लोग या आस पड़ोस वाले लोग, उनके एड्रेस डिस्क्रिप्शन ये भी। अब अगर ये बोल्ड किया हुआ है तो कुछ जरूरी होगा। क्या जरूरी है? सर पहले हमें मौका, हमें मौका। ओके तुम्हें मौका, पढ़ो। असली मुद्दे की बात एक ही लिखी हुई है, माइनर सिग्नेटरीज या मेमोरेंडम में सिग्नेटरीज नहीं हो सकता। जो वो 7 बंदे चाहिए वो बालिग चाहिए, नाबालिग नहीं चाहिए। मतलब क्लास +2 हो जानी चाहिए आज के टाइम पीरियड पे, है ना। क्लास +2 में 18 वर्षीय बालक ही बाहर निकलता है। तो पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? कंपनी एक लीगल पर्सन है जो किसके थ्रू काम कर रही है? बोलो बेटा बोलो, किसके थ्रू काम कर रही है? अपने एजेंट, मेंबर, ये वो, ठीक है जी। अबव क्लोजेस ऑफ मेमोरेंडम आ गया। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आ गया। इस पॉइंट्स के ना ये यार, ये इनके नंबरिंग बना लेना यार, मेरे को तो मजा नहीं आता पैराग्राफ, मैं तो हमेशा नंबरिंग बना लेता हूँ। ऊपर जो एफ पॉइंट खत्म हुए थे ना, उसके बाद पॉइंट नंबर 1 अदर पॉइंट्स लिख देना इसको। अदर पॉइंट्स, अदर पॉइंट्स में नंबर 1, नंबर 2, ठीक है। अदर पॉइंट्स में नंबर 3, फिर इनके टाइटल भी साइड पे लिखते चले जाना, घर पे लिख लेना। नंबर 4, नंबर 4 बोल रहे हैं कि जो एमओए है भाई साहब कंपलसरी है। ऐसे थोड़ी है मम्मी पापा का राज चलेगा, आप कहोगे आज मेरा मन नहीं है, मैं मेमोरेंडम नहीं बना रहा, सीधा कंपनी बना दूंगा ना, ऐसा नहीं चलेगा। मेमोरेंडम आर कंपलसरी क्लोजेस। इसके जो क्लोजेस हैं वो कंपलसरी क्लोजेस डालने पड़ेंगे जिसमें सारे प्रोविजन लिखे पड़ेंगे। 5वां, ये तो बार बार पढ़ के आ रहे हैं, कंपनी कैन नॉट कंटेन एनीथिंग कंट्रेरी टू द प्रोविजन। ये नहीं पढ़ा? पढ़ो पहली लाइन, 5वें पॉइंट का पहली लाइन पढ़ो। MOA of a company cannot contain anything contrary to the provision of this act। कोई अपने विचार, व्यक्त, टिप्पणी किसके बाहर? बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। कह रहे हैं जो MOA है ना, मैं इसको ऐसे लिखता होता था अपने सीए फाइनल में, MOA इज लेस देन कंपनीज एक्ट। क्या आप ये बात समझ रहे हो? मुझे एक बात बताओ, मैं एक कंपनी हूं, मैंने ये MOA बना लिया, और एक है कंपनीज एक्ट सरकार का, रजिस्ट्रार का, वो बड़ी चीज है, मेरा MOA बड़ी चीज। क्या मैं MOA में लिख दूं? सुन के देखो ध्यान से, MOA में लिख रहा हूं भाई साहब मेरा काम है पिंडा से ड्रग्स लेके बेचने का। डू यू नो हु इज पिंडा? हाँ यस। कहता मैंने तो धुरंधर देखी है, आप इंस्टाग्राम पे और उस पे वो देख लेना जो इतने सारी वो नमक चखता है ना। मैंने पिंडा से ड्रग्स लेके या बंदूकें लेके AK-47 मैंने मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। बाद में सरकार ने मुझे पकड़ लिया। मैं क्या, ऐसे कैसे पकड़ रहे हो? कहते तू जो काम कर रहा है भाई साहब वो इलीगल है। मैंने कहा ऐसे इलीगल नहीं है, आप मेरा मोआ ओआ पढ़ के देखो। मेरे मोआ ओआ में लिखा हुआ है आई कैन सेल, मैंने अपने ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा हुआ है मेरा काम AK-47 बेचने का है, मेरा काम ड्रग्स बेचने का है। आई कैन डू दैट काम। बोलो आई कैन डू दैट काम और नोट। क्यों? क्योंकि MOA में लिखे होने से क्या MOA तुम्हारे पिताजी का है क्या? चलो MOA पिताजी का है, कंपनीज एक्ट तुम्हारे घर का है क्या? MOA ऑफ अ कंपनी कैन नॉट कंटेन एनीथिंग, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिख सकते कॉन्ट्रेरी, मतलब अगेंस्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट से ऊपर थोड़ी जा सकते हो भाई साहब, इतने बड़े थोड़ी हो गए हो। सर जैसे हम आपकी क्लास आपसे पूछे बिना बंद नहीं कर सकते, हमारा मन है कि क्लास रोक दें या बाहर चले जाएं, है ना, या छुट्टी मिल जाए या कुछ। You cannot contain anything contrary to the provision contained under MCA। ओके सर, हमें बात समझ में आ गई। इफ इट डज, अगर तुम ऐसे पापी लोग बनते हो, shall be devoid the legal effect, वो लीगल इफेक्ट नहीं रहेंगे वो काम। सिमिलरली ऑल द डॉक्यूमेंट मस्ट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम एंड एक्ट। ठीक है, चलिए थोड़ी सी ब्रेक रखते हैं।